हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हम आज एनसीईआरटी क्लास 8 इतिहास हिस्ट्री के चैप्टर को शुरुआत करेंगे, जिसमें कि अध्याय 1 इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इसलिए अध्याय 2 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारे ज्योग्राफी भूगोल के 6, 7, 8 के कंप्लीट वीडियो पढ़ चुके हैं, 8 के पॉलिटी कंप्लीट पढ़ चुकी है, अब 8 के हिस्ट्री को हम आज शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास 8 इतिहास चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होना। तो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता काफ़ी ऐतिहासिक और रोचक तरीके से स्थापित हुई थी, और कंपटीशन से यहाँ की दृष्टि से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके सूबेदार थे और जमींदार थे, बाद के मुगल शासक कमज़ोर होने लगे, तो ये अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे? तो भारत में अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे इसी बात का। ये देखिए, ये मुगल बादशाह हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर, अर्थात चार्टर का ही नाम इजाज़तनामा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे जो है इजाज़तनामा या चार्टर ली थी? महारानी एलिजाबेथ से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार करके नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते, कहाँ के जहाज? तो इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर उपस्थिति अब दर्ज करा दी थी। यहाँ के लाइन को आप समझ चुके होंगे कि माने इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को होते हुए, केप ऑफ गुड होप नाम है उसका, अफ्रीका का पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर जब तक ये पार करते, उससे पहले ही पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर, याद रखिएगा भारत किधर, ये पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाले में विदेशी कंपनियों में पुर्तगाली ही भारत आए थे। और भारत के किस क्षेत्र में आए थे? तो भारत के पश्चिमी तट पर आए थे, ध्यान रखिएगा।
और वे अपना गोवा में ठिकाना, और पूरे पश्चिमी तट पर आए तो कहाँ ठिकाना अपना बनाए थे पुर्तगाली? तो गोवा में ठिकाना बनाए थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो पुर्तगाल का यात्री वास्को डिगामा था जो 1498 में भारत के कालीकट में पहुंचा था और समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो पुर्तगाली के बाद जो है ये डच, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों से पहले अंग्रेज आ चुके थे, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, इसके सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वो अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे के इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत हो गई। तो इन जो व्यापारिक कंपनी थे पुर्तगाली, डच, फ्रांसी, ये सब व्यापारिक कंपनियां जो है बाजारों पर कब्जे के लिए लड़ाई शुरू हो गई। 17वीं 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों के आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कंपनी कहाँ खुली थी? तो हुगली नदी, कोलकाता में 1651 में। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर तीन गांव की जिम्मेदारी खरीदी थी। सबसे पहले कितने गांवों की? तो 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीद ली। इनमें से एक गांव ही कालीकाता था। उनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को मुगल साम्राज्य औरंगजेब से ही बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। इसके लिए भी उन्होंने तैयार कर लिया था। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। तो कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार देने के काम कौन किया था? तो औरंगजेब। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते? तो समस्या कब आया बंगाल में? तो मुर्शीद कुली खान के समय में। मुर्शीद कुली खान, ये देखिए, ये समुद्र व्यापार हुगली नदी है और हुगली नदी के तट पर व्यापार होता था। व्यापार से युद्ध तक।
तो 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, जिसके समय में प्लासी का युद्ध होता है। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी, उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों ने उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों को पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति पलासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो पलासी का युद्ध, बात है 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी, उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्या होता है देखिए, इस सेना के नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो 1757 में कंपनी की सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन किया? तो रॉबर्ट क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ थीं। मीर जाफर के धोखाधड़ी थे। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ये देखिए, संपन्नता का आश्वासन दिया। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास में देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। ये चिट्ठी है। चलिए प्लासी के जंग की ओर चलते हैं। प्लासी का जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की बड़ी और पहली जीत थी। प्लासी की जंग जो है भारत में कंपनी की यह पहली बड़ी जीत थी। पहली। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो मीर जाफर को हटा करके कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई अब हुई। बक्सर की लड़ाई 1764 में, उसको भी हराना पड़ा।
उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को जो हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की भी मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। तो 1765 में जो मुगल सम्राट था शाह आलम, वह बंगाल प्रांत को खुद दीवान कंपनी को बना दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी के शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदलने में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। अब हम आज ही अपने इस सेशन को, फर्स्ट पार्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों अब आगे कल सेकंड पार्ट को लेके आएंगे। वीडियो बड़ा है इसलिए लंबा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।